हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जे समीक्षा। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है जो उसका 6th लेक्चर है, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे 1600 से 1885 तक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का कैसा आगमन था। तो सबसे पहले भारत आई थी पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, जिनका उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रसार करना और व्यापार करना। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में खोली थी 503 में। इनका जो प्रथम वायसराय था ये था फ्रांसिस डी अल्मेडा। दूसरे नंबर पर आए थे भारत में डच। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना 1602 में की थी, जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है पुलिकट में खोली थी 1610 में। फिर दोस्तों, इनके बाद आए थे अंग्रेज़। इन्होंने जो भारत में आए थे अपनी कंपनी की स्थापना की थी दिसंबर 1600 में। महारानी की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर की प्रथम के ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया था। 1611 में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। जहांगीर ने 1613 में एक इन्हें शाही परवान दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त मिल गई थी। फ्रांसीसियों का भारत आगमन। तो दोस्तों, लुई 14वें के शासनकाल में इनके एक मंत्री थे कोलवर्ट, जिन्होंने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जाकर कंपनी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। 1667 में फ्रांसिस कैरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा था। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में खोली गई थी, जो थी आपकी 1668 में। ब्रिटिश कंपनी वर्सेस फ्रांसीसी कंपनी। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगालियों और डच कॉम्पिटिटर को समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक नया कॉम्पिटिटर बनकर सामने आया। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में वांडीवोस की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हरा दिया था, जिससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव समाप्त हो गया था तथा ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख शक्ति के रूप में सामने उभर कर आई थी। फिर आई थी दोस्तों डेनिश कंपनी भारत में। इसकी स्थापना हुई थी 1616 में। इसने 1620 में वैंकूवर, जो अभी तमिलनाडु है, के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया था। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। 1845 में डेन्स ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज को बेच दिया था। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई थी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हुआ था प्लासी का युद्ध। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुर्शिदाबाद के नदिया ज़िले में, गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे। और ये दोस्तों किसके मध्य होता? तो ये होता रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के जो नवाब थे सुजाउद्दौला। और इसका परिणाम ये निकला कि इसमें सुजाउद्दौला हार गया और युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल का नया नवाब बनाया गया मीर जाफर को, जो अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली था। दोस्तों, उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को। ये किसके मध्य हुआ? ये होता अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था वो था हेक्टर मुनरो, और दूसरी टीम में थे मीर कासिम। अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में क्या हुआ? मुनरो हेक्टर ने इनके संयुक्त सेना को हरा दिया था, जिससे क्या हुआ? जिससे हुआ कि कंपनी से व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित न होकर अब ये राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित हो गए थे। कंपनी का एकाधिकार केवल बंगाली नहीं बल्कि अवध और मुगल तक हो गया था। इलाहाबाद की संधि ये हुई थी आपकी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के साथ में मुगल शासक के बीच भी हुई थी। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार सौंप दिया था। द्वैत शासन क्या होता है ये जानते हैं।
इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया था, जबकि निजामत, जिसको कहते हैं फौजदारी संबंधी अधिकार, बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला के पास ही था। दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों के इस विभाजन को ही द्वैत शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्या था, कंपनी के हाथ में जो था वो दीवानी था और नवाब के हाथ में था निजामत। कौन सा था? निजामत तक नवाब के हाथ में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होते ही क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। तो द्वैत शासन का अंत किसने करा? ये करा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। द्वैत शासन समाप्त होते ही दीवानी प्रबंधन के साथ साथ दीवानी न्याय का उत्तरदायित्व भी कंपनी के हाथ में आ गया था। अब देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश शासन जो रहा था आपको 1757 से 1857 तक, इसको भी हम 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला जो था हमारा ये था वाणिज्यवाद, जो 1757 से लेके 1813 तक। दूसरा है हमारा मुक्त व्यापार, जो था 1813 से 1857 तक। और जो तीसरा था ये था वित्तीय साम्राज्यवाद, जो था 1858 से लेके 1947 तक, जब तक हम आज़ाद हुए। तो सबसे पहले देखते हैं वाणिज्यवाद 1757 से 1813 तक। वाणिज्यवाद का स्वरूप मूलतः संरक्षणवादी था, जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास किए गए थे। जहां एक और कंपनी ने भारत में मौजूद फ्रांस जैसी विदेशी व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा कर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था, वहीं दूसरी ओर भारतीय शासकों से आधिकारिक व्यापारिक लाभों एवं अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न चल रहा था। इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, और जो दूसरा था यह था राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्ति करना। कृषि एवं उद्योगों पर क्या इसके प्रभाव पड़े? तो दोस्तों देखते हैं भी, विदेशों में मांग बढ़ने के कारण भारतीय ग्रामीण उद्योगों का विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतीयों को न मिलकर केवल और केवल अंग्रेजों को ही मिला था। इस काल में कंपनी ने ददनी व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया था। समाज पर देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ा। इस चरण में कंपनी ने भारत के सामाजिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई, अतः 1813 तक भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था। किंतु भारत में राजस्व व्यवस्था के कुशल संचालन तथा प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को लागू करने के लिए अंग्रेजों को भारतीय समाज एवं संस्कृति के अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में कंपनी ने 1780 में कलकत्ता मदरसा, 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज तथा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी जैसे संस्थाओं का गठन किया था। फलस्वरूप अंग्रेजों का प्राचीन भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति आकर्षण बढ़ा और एक ऐसी विचारधारा विकसित हुई कि प्राचीन काल में भारतीय समाज पश्चिमी समाज की तुलना में अत्यधिक उन्नत, सुसंगत एवं विकसित अवस्था में था। इसी विचारधारा को पाश्चात्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पाश्चात्यवाद कहते हैं। प्रशासन पर प्रभाव, चूँकि वाणिज्यवाद के इस चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर विजय तथा इलाहाबाद की संधि के बाद कंपनी व्यापारी के साथ ही राजनीतिक इकाई के रूप में भी स्थापित हो चुकी थी। किसके रूप में? व्यापारिक और राजनीतिक दोनों इकाई में स्थापित हो चुकी। अंततः इस संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन को बेनियमित यानी कंट्रोल करने हेतु प्रावधान बनाए थे। भारत के आंतरिक शासन के संबंध में इस काल में कंपनी का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्थायी शासन को प्राप्त करना था। क्या था? स्थायी शासन को प्राप्त करना था। इसी दृष्टिकोण के आधार पर भारत में पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उद्देश्य था कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन कर दिया। साथ में
गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं करने को कहा गया, इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट मुंबई तथा मद्रास प्रांतों में बंगाल के गवर्नर जनरल जैसी व्यवस्था लागू। मुंबई तथा मद्रास प्रांतों को पूर्णतः बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना ना तो किसी भारतीय राज्य से युद्ध कर सकते थे और ना ही संधि कर सकते थे। कंपनी के शासनकाल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था, चलिए देखते हैं दोस्तों कैसी भू राजस्व व्यवस्था थी। सबसे पहले देखते हैं हम स्थायी बंदोबस्त। इसके अन्य नाम जो थे वो थे स्थायी प्रथा, माफ़ कीजिएगा, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, मालगुजारी प्रथा और विश्वेदारी प्रथा। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसे लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत की लगभग 19% भूमि पर थी। भू राजस्व की एक स्थायी दर लागू कर दी गई। जमींदार किसान से वसूले गए लगान पर 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करता और शेष 1/11 भाग अपने पास रखता। यानी हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि 11 भाग में से 10 भाग तो ब्रिटिश कंपनी को दे देता और 1 भाग अपने पास रखता था। अब देखते हैं दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। किसका स्वामी होता था? भूमि का स्वामी होता था, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था। रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था पहली बार 1792 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के 12 महल जिले में लागू की गई थी। आगरा में अलेक्जेंडर रीड ने इसको लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास तथा मुंबई, वर्तमान में जो मुंबई है, एवं असम के अधिकांश भागों पर लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आती थी। अगर आपसे ये पूछ लिए कि कौन सी ऐसी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें सबसे ज़्यादा भाग आता था, तो दोस्तों ये थी रैयतवाड़ी, जिसमें 51% भाग आता था। यानी भारत के 51% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इसमें रैयत या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर दिया जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। इस समुदाय के सदस्य अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी कर सकते थे। सरकारी लगान को एकत्र करने के लिए पूरा महल या क्षेत्र सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता था। यह व्यवस्था आपको उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और पंजाब में देखने को मिलती है, क्योंकि सर्वप्रथम यहीं लागू हुई थी। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसका लगभग 30% भाग पर यह लागू थी। लगान की दर कुल उपज का 80% होता था। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मुक्त व्यापार। क्या देखते हैं? मुक्त व्यापार जो था आपका 1813 से 1857 तक। कब था? 1813 से 1857 तक। मुक्त व्यापार साम्राज्यवाद के इस चरण के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि विश्व व्यापार असीमित है और प्रत्येक देश के पास पर्याप्त अवसर हैं कि वह विदेशी व्यापार के अधिकतम हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। विश्व व्यापार का अधिकतम लाभ तभी उठाया जा सकता है जब संरक्षणवाद को समाप्त किया जाए। इसलिए 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। किसको छोड़ के? चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। जो मुक्त व्यापार था इसकी प्रकृति कैसी थी, चलिए देखते हैं। भारत को कच्चे माल के एक स्रोत तथा ब्रिटेन के कारखानों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु एक व्यापार के रूप में विकसित करना था। भारतीय समाज पश्चिमी सभ्यता के अनुसार रूपांतरित हुआ। भारतीय समाज के रूपांतरण के लिए यह आवश्यक था कि भारतीय समाज को असभ्य और पिछड़ा घोषित किया जाए। साथ ही भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के
ढांचे के अनुरूप विकसित किया जाए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप की नीति को त्याग कर तथा भारतीय समाज में हस्तक्षेप एवं सुधारों की नीति का अनुसरण किया था। इस अवधारणा पर बल दिया गया कि ब्रिटिश शासन का दायित्व है कि वह भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करे तथा आधुनिकता का प्रसार करे। क्या प्रसार करे? आधुनिकता का प्रसार करे। विधि के शासन के माध्यम से भारत में सती प्रथा का निषेध, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, नर बलि पर प्रतिबंध जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार संबंधी कानून को लागू किया गया था। 1813 का चार्टर एक्ट चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश प्रांतों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। कंपनी द्वारा अपने कोष से भारत में साहित्य के नवीकरण तथा विज्ञान के विकास हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया था। इस काल में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला जो उद्देश्य था ये था कि भारत समाज में पश्चिमीकरण को बढ़ावा देना ताकि भारतीय बाजारों में ब्रिटिश में निर्मित वस्तुओं की मांग को बढ़ाया जा सके। दूसरा था कम वेतन पर प्रशासन के निम्न पदों पर भारतीयों की सेवाएं प्राप्त करना। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का एक अन्य कारण ब्रिटिश पाश्चात्यवादी विचारधारा को भारतीय समाज के निम्न स्तरों तक पहुंचाना था ताकि भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें को मजबूत किया जा सके। 1833 का चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत का प्रशासन अब कंपनी की जगह ब्रिटिश शासन के नाम से किया जाएगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश घोषित कर दिया। 1853 का चार्टर एक्ट इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि कंपनी भारत में तब तक प्रशासनिक मामलों को संभालेगी जब तक कि ब्रिटिश सम्राट द्वारा कंपनी के इस अधिकार को समाप्त नहीं कर दिया जाता। गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग कर दिया गया। भारत में सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ जिसने भारत में सिविल सेवा की भर्ती की प्रक्रिया संबंधी सिफारिशें की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाज सुधार आंदोलन जो चलाए गए, पहला था सती प्रथा। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पास किया गया। सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू हुआ था, फिर 1830 में यह मद्रास एवं मुंबई में भी लागू कर दिया गया था। शिशुवध 1804 में कानूनी तौर पर शिशु हत्या को मानव हत्या के बराबर अपराध घोषित कर दिया गया। 1870 में इस प्रथा को रोकने के लिए कुछ और कानून बनाए गए थे। विधवा पुनर्विवाह, इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया जिसमें कहा गया विधवा विवाह वैध होगा, साथ में ऐसे विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे भी वैध माने जाएंगे। स्त्री शिक्षा, इस दिशा में सबसे पहला प्रयास ईसाई मिशनरियों ने किया था तथा 1819 में कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना भी की गई थी। इस चरण में भारत की आयात नीति को अत्यधिक लचीला एवं मुक्त बनाया गया, किंतु निर्यात नीति को जटिल एवं प्रतिबंधनात्मक बनाया गया। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर
अधिकतम सीमा शुल्क लगाया गया, जबकि ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के भारत में आयात पर सीमा शुल्क शून्य था। कैसा था? शून्य था। कृषि पर प्रभाव। ब्रिटेन स्थित उद्योगों के कच्चे माल के स्रोत के रूप में कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन पर बल दिया गया। कृषि में सुधार हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं करना तथा खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा के कारण कृषि क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। समाज पर प्रभाव। पश्चिमी सभ्यता का अंधाधुन आधुनिकीकरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति, ब्रिटिश संस्कृति का प्रसार, भारतीय समाज का विभाजन, 1857 की क्रांति। इसके कारण क्या थे? भारत का आर्थिक शोषण, दोषपूर्ण भू राज्य व्यवस्था, किसानों की आर्थिक दुर्दशा, भारतीयों के साथ भेदभाव और सरकारी नौकरियों से भारतीयों को वंचित रखना, चर्बी वाले कारतूस जिसका तत्कालिक कारण था, साम्राज्यवाद, हितों से प्रेरित आर्थिक नीति, पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति, ये इसके मुख्य कारण थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? चलो इसको जानते हैं पहले। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798 से 1805 के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग की थी। इस संधि के नियमानुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी। बड़े राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे। इन राज्यों को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंस रखना होगा। कंपनी राज्य की बाहरी शत्रुओं से तो रक्षा करेगी परंतु राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। इस संधि से भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, आर्थिक बोझ बढ़ गया था तथा वो ब्रिटेन की दया पर आश्रित हो गए थे। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 में की गई थी। वस्तुतः इस संधि के दो प्रमुख उद्देश्य होते थे। पहला, भारत को नेपोलियन के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखना। दूसरा, भारत में साम्राज्य विस्तार करना। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति क्या थी? चलिए इसको भी जानते हैं। भारतीय देशी रियासतों के संदर्भ में लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति का अनुसरण किया था। वस्तुतः इस डलहौजी की इस नीति का उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था। इस नीति के तहत भारत के जिन देशी रियासतों के शासकों के कोई पुत्र नहीं होता था उन्हें पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी। अतः स्वाभाविक तौर पर ही उस देशी रियासतों को ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता था। तकनीकी रूप से देशी राजाओं को पुत्र गोद लेने की अनुमति तो थी, किंतु उस गोद के लिए हुए पुत्र को रियासत का उत्तरदायी अथवा राजा घोषित नहीं किया जा सकता था। डलहौजी ने इस नीति से सतारा 1848, जयपुर एवं संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। डलहौजी की इस नीति ने भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष उत्पन्न कर दिया था, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। क्रांति का प्रारंभ जो है चर्बयुक्त कारतूसों को प्रयोग से सर्वप्रथम इनकार करने से बैरकपुर छावनी के 24वीं बटालियन के सैनिक मंगल पांडे ने कर दिया था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने आदेश देने वाले अधिकारियों को गोली से मार दिया था। परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। क्रांति का प्रारंभ 10 मई मेरठ की छावनी से 20वीं बटालियन द्वारा किया गया था। 12 मई को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं विद्रोही का जो विद्रोही नेता थे वो कौन कौन थे और उन्होंने कब स्टार्ट किया, उनका केंद्र क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह जफर और वक्त का।
इन्होंने 11 मई 1857 को शुरू किया था और उनका केंद्र था दिल्ली। नाना साहब और तात्या तोपे, इन्होंने जो शुरू किया था 5 जून 1857 को। इनका जो क्षेत्र था ये था कानपुर। बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादरी, इन्होंने शुरू किया था 4 जून 1857 को। इनका जो क्षेत्र था ये था लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने शुरू किया था 4 जून 1857 को और इनका जो क्षेत्र था ये था झांसी। कुंवर सिंह और अमर सिंह ने 12 जून को शुरू किया था और इनका जो क्षेत्र था ये था जगदीशपुर। मौलवी अहमदुल्ला ने जो शुरू किया था ये इन्होंने भी जून में किया था और उनका जो क्षेत्र था ये था फैज़ाबाद। लियाकत अली ने भी जून में स्टार्ट किया था और उनका क्षेत्र था इलाहाबाद। खान बहादुर ने भी जून में शुरू किया था और उनका क्षेत्र था बरेली। क्रांति की असफलता के जो कारण थे तो सबसे पहला था कुशल नेतृत्व का अभाव होना, संगठनात्मक एकता का अभाव होना और भारतीय शिक्षित वर्ग का क्रांति से दूर रहना। साथ में क्रांतिकारियों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव होना और जो हमारा सैनिक शक्ति जो थी वो बहुत ज़्यादा दुर्बल थी। आगमन एवं प्रसार के साधनों का अभाव था हमारे पास। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और दक्षिण जो दक्षिण भारत था ये क्रांति से दूर रहा था। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? भारत में कंपनी शासन का अंत तथा भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया था। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यता वाली भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का त्याग कर दिया गया। भारतीय राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। 1858 का भारत शासन अधिनियम गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय का पद कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए गए थे। भारत के सचिव का पद कर दिया गया था। भारत में एक सचिव का पद बना दिया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना भी कर दी गई थी। वित्तीय साम्राज्यवाद, कौन सा? वित्तीय साम्राज्यवाद जो आपका था 1857 से लेके 1947 तक। कब तक? 1947 तक। 1858 के बाद भारत में पूंजी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में हुए श्रमिक आंदोलन, साम्राज्यवाद के बढ़ते प्रभाव तथा जर्मनी एवं फ्रांस से मिली चुनौतियों के कारण ब्रिटेन ने भारत में निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। परंतु निवेश से पूर्व ब्रिटिश शासन ने यह अपेक्षा की थी कि वह भारत में एक स्थायी शासन की व्यवस्था करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में लॉर्ड रिपन, लॉर्ड एल्गिन एवं लॉर्ड कर्जन जैसे शासकों ने भारत में प्रत्यक्ष निरंकुशता की स्थापना की थी। 1860 के बाद भारत को बाजार के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक था कि भारतीयों में क्रय शक्ति क्षमता बढ़ाई जाए, परचेसिंग पावर पैरिटी को उत्पन्न किया जाए। इसके लिए कृषि सुधारों पर बल दिया गया। साथ ही भारतीय उद्योगों में सुधार हेतु भी प्रयास किए गए थे। अब देखते हैं दोस्तों भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे ये कैसे। प्रारंभ में 1813 तक कंपनी प्रशासन ने भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं उत्पन्न की थी, क्योंकि वे सदैव इस बात से डरे हुए थे कि इन मामलों में हस्तक्षेप करने से रूढ़िवादी भारतीय लोग कंपनी की सत्ता के लिए खतरा उत्पन्न ना कर दे। इसका कारण क्या था? भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन शुरू होने का जो कारण था यह था 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना जाता है। इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा चिंतनशील हो उठा था। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना, धर्म, रीति रिवाज एवं
परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का एक कारण भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी था। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई थी। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं और बौद्धिक वर्ग ने अनुभव किया कि यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। हिंदू सुधार आंदोलन, सबसे पहले देखते हैं हिंदू सुधार जो आंदोलन थे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय नव जागरण का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किए थे। 1813 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना करके हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार किया था। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया था। ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा पर प्रहार किया तथा स्त्री पुरुष समानता पर भी बल दिया था। प्रार्थना समाज, केशव चंद की प्रेरणा से मुंबई में 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, विधवा विवाह, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की उपेक्षा, विदेशी यात्रा का निषेध आदि पर बल दिया था। सत्य शोधक समाज एवं ज्योतिबा फुले, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1863 में, माफ़ कीजिएगा 73 में। कब हुई थी? 1873 में। इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। जो इसका उद्देश्य था ये था जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन एवं सामाजिक आर्थिक समानता प्रदान की जाए। फूले को समाज सुधार के कार्यों के लिए महात्मा भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वैदिक समाज से बहुत प्रभावित थे तथा एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। वेदों की ओर लौटो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। जाति व्यवस्था, बाल विवाह, समुद्री यात्रा निषेध के इन्होंने विरोध किया था, इसके खिलाफ थे। जाति व्यवस्था, बाल विवाह और समुद्री यात्रा निषेध के खिलाफ थे। देव समाज, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था आत्मा की शुद्धिकरण किया जाए, गुरु की श्रेष्ठता को माना जाए और साथ में अच्छे मानवीय कार्य करना भी शुरू करना चाहिए। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी ये थी देवशास्त्र। कौन सी थी? देवशास्त्र। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की, जो की थी 1897 में, जो इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और इसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भी मानते थे। क्या मानते थे? साधन मानते थे। लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की भी स्थापना की थी। मिशन हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया था। आर्य समाज के विपरीत रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी? थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में मैडम HP ब्लावेट्स्की एवं कर्नल MS अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया था। इस सोसाइटी की स्थापना सभी पाश्चात्य धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से की गई थी। भारत में शिक्षा के प्रसार में विकास के लिए एनी बेसेंट ने
1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। सबसे पहले देखते हैं वहाबी आंदोलन। इसे वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व शाह वलीउल्लाह ने किया था, जिन्हें प्रथम भारतीय मुस्लिम नेता भी माना जाता है, और इनकी शिक्षा से यह आंदोलन प्रेरित था। यह पूरा आंदोलन कुरान और हदीस की शिक्षाओं पर आधारित था। अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा 1889 में भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। यह आंदोलन ब्रह्म समाज के समान उदारवादी मूल्यों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह ही एक अवतार मानते थे। देवबंद स्कूल। कौन सा स्कूल? देवबंद स्कूल। यह उदारवादी नेताओं के विरोध में कुछ रूढ़िवादी मुस्लिम उलेमाओं द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, तो इनका उद्देश्य था कुरान और हदीस के आधार पर इस्लाम के वास्तविक सार की शिक्षा देना इनका उद्देश्य था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जिहाद की संकल्पना का भी प्रतिपादन किया था। फराजी आंदोलन। कौन सा? फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने 1818 में की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर ही आधारित था। दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।